Hello student, welcome to Coherent English classes. I am your instructor Muhammad Ziaullah Kamar and you are watching Coherent English classes. Today we are going to discuss very important topic of Bihar School Examination Board textbook called Rainbow Part 1. The chapter name is The Three Vows. What does vows means? Vows means like a three promises. So literally you can say the three vows means three promises. It was a play which was written by Mulk Raj Anand. So in this video we are going to discuss first about the author introduction. Means we will discuss about the author, we will discuss the Mulk Raj Anand first, then after we will translate each and every paragraph and line of this play so that you can easily understand it. So be with us and let's start. मुल्क राज आनंद 1906 to 2004, यानी कि मुल्क राज आनंद जो थे इनका जो जन्म हुआ था वो 1906 मतलब 1906 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2004 ईस्वी में हुई थी। इंटरनेशनली नोन नॉवलिस्ट मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, मतलब कि इनको सारी दुनिया जानती थी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के थे। एंड आर्ट क्रिटिक और एक जो है कला समीक्षक भी थे। व्हाट डज क्रिटिक मीन्स? क्रिटिक का मतलब क्या होता है इसको समझिए। देखिए क्रिटिक का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो किसी चीज़ की अच्छी पहलू को भी उजागर करे और बुरी पहलू को भी उजागर करे, मतलब कि दोनों पक्ष को जो देखता है उसे क्रिटिक कहते हैं। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में होता है एक पक्ष होता है जो सिर्फ उसकी अच्छाई को बयान करता है, एक होता है जो उसकी खराबी को बयान करता है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी होता है जो कि उसकी अच्छाई और उसकी खराबी यानी दोनों जो बैलेंस करके आपको बताता है, आपको अच्छा लगे या खराब लगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिक कहते हैं। इसका हिंदी में इसको कहते हैं समीक्षक, समीक्षा करने वाला, है ना। बिगेन हिज कैरियर एज अ राइटर ऑफ फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या होता है? फिक्शन का मतलब होता है अफसाना। अफसाना का मतलब वो होता है जो ख्वाबों की चीज़ हो, मतलब हकीकत की चीज़ ना हो। मतलब जैसे किस्सा कहानी जो होती है हम लोगों की या कोई नॉवेल जो होता है वो कोई सच्ची घटना पे आधारित नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिक्शन कहते हैं, अफसाना कहते हैं, समझे। तो नॉवेल को हम लोग फिक्शन भी कहते हैं। फिक्शन का मतलब वो चीज़ जो झूठा हो, मतलब कि वो सच में हकीकत में किसी रियल लाइफ से या रियल पर्सन से रिलेट ना करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्शन कहते हैं। तो ही बिगेन हिज कैरियर एज अ राइटर ऑफ फिक्शन इन साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी। मतलब कि एक नॉवेल लिखने की जो उनकी जो कैरियर है उनको स्टार्ट कहाँ से किया इन्होंने? ही स्टार्टेड इट विथ साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जहाँ रहते थे गुजरात के अंदर, तो उस एरिया को क्या कहते थे? साबरमती कहते थे। तो उन्हीं के यानी कि महात्मा गांधी के आश्रम में रहकर इन्होंने अपनी जो है राइटर की जो कैरियर है उसको स्टार्ट किया। वेयर ही ड्राफ्टेड हिज फर्स्ट नॉवेल द अनटचेबल, जहां उन्होंने मतलब कि मुल्क राज आनंद ने अपना पहला उपन्यास द अनटचेबल ड्राफ्ट किया। मतलब कि अनटचेबल नाम की जो नॉवेल थी, जो उनकी पहली नॉवेल थी, वो पहली नॉवेल कहाँ उन्होंने लिखी? साबरमती आश्रम में। याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको इसमें से आ सकती है, ठीक है। और पहले नॉवेल का नाम क्या था? अनटचेबल। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑथर ऑफ मोर देन 40 बुक्स। देखिए ऑथर ऑफ मोर देन 40 बुक्स, 40 से अधिक पुस्तक के ये जो क्या थे? लेखक थे। ही वॉज अल्टरनेटिवली इंगेज इन टीचिंग, राइटिंग एंड जर्नलिज्म। वे वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक रूप का मतलब यानी पार्ट टाइम में, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम जो है इंगेज इन टीचिंग मतलब वो पढ़ाते भी थे, राइटिंग भी करते थे और जो है जर्नलिज्म के अंदर भी भाग लेते थे। लेकिन उनका जो फुल टाइम काम था कि वो क्या था? ही वॉज अ फिक्सन राइटर। फिक्सन राइटर मतलब वो किस्सा कहानी लिखने में, मतलब कि नॉवेल लिखने में अपना पूरा टाइम देते थे। आनंद इज नोन फॉर हिज इनोवेटिवनेस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच टू द नॉवेल फॉर्म। आनंद यानी मुल्क राज आनंद जो है उनकी नवीनता और उपन्यास के रूप में दृष्टिकोण की मौलिकता के लिए जाना जाता है। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड कूलीज, यानी इनकी जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उनमें से कौन कौन सी वर्क है? कूलीज, द अनटचेबल, द टू लीव्स ऑफ अ बर्ड। मतलब कि बर्ड का मतलब क्या होता है? बर्ड का मतलब होता है कली। जैसे फूल खिलने से पहले देखिएगा कली होता है, तो उस कली को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो द हिज इम्पॉर्टेंट वर्क यानी इनकी जो काम है उनमें जो उनका नॉवेल है कूलीज वो, अनटचेबल वो, और टू लीव्स ऑफ अ बर्ड मतलब कि जो कली के अंदर 2 लीव्स मतलब 2 पत्ते। तो ये जो है एक उपन्यास का नाम है। तो ये 3 जो उपन्यास है इनकी बहुत फेमस उपन्यास है।
द थ्री वोज इज़ द फर्स्ट सीन ऑफ लिटिल प्ले ऑफ महात्मा गांधी, यानी द थ्री वोज नाम की जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, द थ्री वोज मतलब थ्री प्रोमिसेस, तीन वादा, वो महात्मा गांधी के छोटे नाटक का पहला दृश्य है। यानी इन्होंने जो महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित एक नाटक लिखी, तो उनका जो छोटा सा एक प्ले है। हो गया, आगे चलते। विच इज़ अगेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बिग नॉवेल एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, जो फिर से उनके बड़े उपन्यास एंड सो हैज़ प्लेज द पार्ट का पहला भाग है। सो हैज़ प्लेज द पार्ट का जो है ये पहला भाग है। आनंद हियर रिवील द महात्मा सेंट पॉलिटिशियन एंड इमीडिएट ह्यूमन बीइंग ऑफ अर्दी विथ हिज हार्ट रेज टू स्काई, यानी कि आनंद जो है मतलब मुल्कराज आनंद यहाँ महात्मा राजनीतिक संत को पृथ्वी के एक तत्कालीन इंसान के रूप में जिसका सर आकाश के ऊंचाई तक उठा हुआ है को प्रकट करते हैं। मतलब कि इस प्ले के अंदर महात्मा गांधी की जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो हकीकत है उनको उजागर किया जाता है, और उनकी जो इज्जत है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसके अंदर क्या होता है, एक उजागर करती है ये जो प्ले है। थोड़ी मेरी अभी तबीयत ख़राब है, आप प्लीज़ बी विद अस, क्योंकि मुझे बुखार लगी हुई है, तो इसकी वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज मच एज पॉसिबल। द एक्सपर्ट ऑल्सो लेज एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ रूटीन टू इंश्योर डिसिप्लिन इन लाइफ। अंश जीवन में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए दिनचर्या का पालन करने के महत्व पर भी जोर देता है। मतलब ये जो अंश है प्ले का, वो हमें क्या चीज़ के बारे में उत्साहित करता है, किस चीज़ के बारे में प्रेरित करता है, दिनचर्या यानी मेरा जो डे टू डे डेली रूटीन जो वर्क है उसके अंदर जो है नियम जो है, अनुशासन जो है, डिसिप्लिन जो है, उसको मेंटेन करने के महत्व पर भी जोर देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द थ्री वोज। द सीन इज अ कॉर्नर ऑफ ब्रांडा ऑफ महात्मा गांधी कॉटेज इन साबरमती आश्रम अहमदाबाद। ये जो सीन है वो कहाँ का है? ये दृश्य अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की कुटिया के बरामदे के एक कोने का है। एट बोथ एंड ऑफ द ब्रांडा आर स्मॉल रूम हुज डोर आर ओपन्स। बरामदे के दोनों ओर, दोनों छोर पे छोटे छोटे कमरे हैं जिनके दरवाजे खुले हुए हैं। इन अ बिग रूम बिहाइंड द ब्रांडा, एक बड़ा सा रूम जो ब्रांडा के पीछे है। अ वाइट वीमेन, एक सफ़ेद औरत जिसकी जो रंगत है वो सफ़ेद है, कैन बी सीन टाइपिंग वाइल एन इनमेट इज राइटिंग ऑन द लेजर। कि एक जो वाइट कलर की यानी कि जो सफ़ेद कलर की औरत है वो टाइपिंग करते हुए दिखाई दे रही है, और उसका जो इनमेट है, इनमेट का मतलब कि उस रूम में रहने वाला उसका जो साथी है, एक कोई दूसरा व्यक्ति, वो एक लेजर पे यानी बही खाता जो है उस पर लिखते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब सीन जैसे ही स्टार्ट होता है तो एक बड़ा सा रूम आता है, उस रूम के बरामदा में एक औरत है जो कि सफ़ेद है, कोई अंग्रेज है, और वो टाइप कर रही है, और जो लेजर है, एक आदमी है जो कि लेजर पे मतलब कि जो बही खाता है उस पर लिख रहा है। अ फीमेल इज स्पिनिंग बाय द डोर ऑफ कॉटेज इन द रूम ऑन द राइट। एक महिला दाईं ओर के कमरे में झोपड़ी के दरवाजे से घूमती हुई दिखाई देती है। फर्दर अवे, थोड़ी दूर हटकर, इन अ ब्रांडा ऑन द राइट आर टू सेक्रेटरीज करेक्टिंग प्रूफ्स। दाहिने तरफ के बरामदे में दो सचिव प्रूफ क्या होता है? जैसे हम लोग जो किताब छापते हैं तो किताब छापने से पहले हम उनको प्रूफ देते हैं। प्रूफ का मतलब इसको छाप के, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है उसको छाप के हम उनको देते हैं, वो जो है। और प्रूफ उनको छाप के देने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कहीं कोई गलती तो ना हो, कोई मिस्टेक तो ना हो। तो वो सारी मिस्टेक जो मिस्टेक छांटने के बाद जो फाइनल कॉपी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रूफ कहते हैं। यानी कि किसी किताब की छपाई की जो पहली प्रति होती है छापने से पहले, जैसे हम लोग इस किताब को छापते हैं तो इससे पहले हम लोग एक कंप्यूटर पे, भले ही महंगा होता है लेकिन फिर भी उसको हम लोग निकालते हैं, उसको चेक करते हैं ताकि कोई गलती ना हो, को सही कर रही, मतलब उसके अंदर जो गलती है उसको सही कर रही थी। असेग इज सीइंग रिसाइकलिंग बैक ऑन द वुडन प्लांक बैक रेस्ट चेयर। महात्मा जी को लकड़ी की पट्टे की बनी आराम कुर्सी पर विश्राम करते हुए देखा जा सकता है। मतलब जो गांधी जी थे वो जो है वुडन मतलब लकड़ी का जो बना हुआ प्लांक था, मतलब कि जो कुर्सी था, या फिर जो खटिया भी कह सकते हैं प्लांक को, या फिर जो मुसहरी भी कह सकते हैं, तो ये जो थी उस पर आराम करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। वाइल अ स्मॉल
डेम्योर वीमेन, जबकि एक छोटी सी नाटी कद की, डेम्योर का मतलब क्या होता है, नाटी कद की एक औरत जो थी, कस्तूरबा गांधी, जिनका नाम कस्तूरबा गांधी थी। कौन थी ये? महात्मा गांधी की बीबी यानी कि पत्नी थी। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, इन अ वाइट होम स्पन साड़ी। होम स्पन का मतलब क्या हुआ कि होम स्पन का मतलब हुआ घर पे काता गया और घर पे बुना गया, मतलब कि हाथ से बनाया हुआ, अपने घर पे बनाया हुआ जो कपड़ा है वाइट कलर का साड़ी, उस साड़ी में दिखाई दे रही है। कौन दिखाई दे रही है? कस्तूरबा गांधी। कौन है ये? महात्मा गांधी की वाइफ है। इज प्लास्टरिंग हिज बैली विथ थिन मड, पतले कीचड़ से अपने पेट को पोत रही है। इज प्लास्टरिंग हिज वैली विथ थिन मड्स, और पतले कीचड़ से क्या कर रही है? यहाँ पे देखिए अपने नहीं होगा, यहाँ पे हिज का ये लेडीज नहीं है, मतलब ये लेडीज है तो यहाँ पे जेंट्स होना चाहिए, तो देखिए मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। इज प्लास्टरिंग हिज का मतलब यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही है। इज प्लास्टरिंग हिज वैली विथ थिन मड्स, यानी पतले कीचड़ से अपना नहीं, गांधी जी का पेट को पोत रही है, यानी कि उस पर लेप चढ़ा रही है, किस चीज़ का? मट्टी का। आगे चलते हैं। The table on the left of Mahatma has books and paper stacked on it. महात्मा गांधी के बाईं ओर की जो मेज है उस पर किताबें और कागज रखी हुई है। The one on the right has pencil, pens, ink pots. दाईं ओर की जो मेज है उस पर क्या है? पेंसिल है, पेन है और इंक पॉट यानी कि दवात जो है वो रखा हुआ है। A white pitcher covered with wet clothes. गीले कपड़े से ढका हुआ एक सफ़ेद घड़ा जो होता है, पीचर का मतलब जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, सुराही जो कहते हैं उसको, तो वो एक कपड़े से उसको ढके हुआ है, मतलब चारों तरफ से गीला पानी से जो गीला किया गया है ताकि जो उसके अंदर का जो पानी है वो ठंडा रह सके। विथ 3 ब्रास कप बाइट, और इसके साथ 3 पीतल के कप भी रखे हुए हैं। ऑन द राइट इज अ बर्ली ब्राउन मैन, दाईं ओर एक भूरा आदमी है। बर्ली ब्राउन मैन का मतलब क्या हुआ? भूरा आदमी है। महात्मा गांधी सेक्रेटरी, जिससे महात्मा गांधी का सेक्रेटरी कहा जाता है, मतलब महात्मा गांधी के वो सेक्रेटरी है। उनका नाम क्या है? महादेव देसाई। तो महात्मा गांधी के जो सेक्रेटरी का नाम क्या था? महादेव देसाई था। विथ पेन एंड पेपर, कलम और कागज के साथ महादेव देसाई जो थे, रेडी टू टेक डाउन वट एवर द मास्टर में से, जो कुछ भी गुरु यानी कि महात्मा गांधी कहे उसे लिखने के लिए वो तैयार थे। कृष्णचंद आज़ाद इंटर, यानी कि जो कृष्णचंद आज़ाद जो हैं वो प्रवेश करते हैं। द महात्मा पॉइंट विथ हिज हैंड टू अ मैट, महात्मा गांधी अपने हाथ से एक चटाई की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, द विजिटर सिट डाउन क्रॉस लेग्ड समव्हाट अनईज, थोड़ी असहजता से मेहमान पाँव पे पाँव चढ़ाकर बैठ जाता है। थोड़ी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए मुझे आवाज़ नहीं निकल पा रही, तो प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि मतलब कि थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोल्ड हिज हार्ड कॉन्डोरी ट्राउज़र इनटू द लोटस सीट, क्योंकि कॉन्डायर के जो पतलून है उसमें पदासन की मुद्रा में बैठना मुश्किल होता है, मतलब कि जो कपड़ा था वो टाइट था, तो इसलिए पद आसन का मतलब पलथी मारकर जो बैठना होता है, तो उसमें उनको परेशानी हो रही थी। महात्मा गांधी टू कस्तूरबा, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को कहते हैं अच्छा, कस्तूरबा गांधी को कहते हैं अच्छा। कस्तूरबा गांधी स्मूदन द महात्मा वैली विथ वेट टॉवल्स, कस्तूरबा गांधी गीले तौलिया से महात्मा गांधी का, जिस पे मट्टी का लेप चढ़ा हुआ था पेट, उसको पोंछती है। पैट द स्टमक विथ लाइट स्लैप, पेट को हल्के हाथ से थपथपाती है। स्लैप करना मतलब वो थप्पड़ मारना होता है, लेकिन यहाँ पर थप्पड़ नहीं कस के मार नहीं रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हल्के हाथ से महात्मा गांधी के जो पेट है उनको जो है स्लैप कर रही है, थपथपा रही है। असेंबल द मड पैक मटेरियल, मिट्टी के जो लेप वाली जो सामग्री है जिससे मिट्टी चढ़ा रही थी महात्मा गांधी के पेट पे, उसको एकत्र करती है। हैव्स हिज बॉडी अप एंड विड्रॉ, और उनके शरीर को हल्का करती है, मतलब कि उनके शरीर को थोड़ा उठाती है और चली जाती है। कृष्णचंद्र आज़ाद अक्वार्डली ज्वाइंट हिज हैंड टू कस्तूरबा, कृष्णचंद्र आज़ाद अजीब तरह से कस्तूरबा को अपना हाथ जोड़ता है, मतलब कि वो हड़बड़ाहट में कस्तूरबा गांधी को प्रणाम करता है। हु मूव्स अ लीव्स ऑफ बेड चेयर लिफ्टिंग द बैग एंड देन वॉक अवे, जो बिस्तर कुर्सी के एक लीवर को खींचती है, मतलब जो कुर्सी है उसके लीवर को एक खींचती है, नीचा करती है, पिछले भाग को थोड़ा उठाती है और फिर चली जाती है। अबेस्ट घबराया हुआ, अबेस्ट का मतलब क्या होता है? अबेस्ट का मतलब होता है घबराया हुआ। द विजिटर लिफ्ट्स हिज ज्वाइंट हैंड टू महात्मा,
जो मेहमान हैं, विजिटर जो है, मेहमान जो है, महात्मा की तारक हाथ को जोड़कर ऊपर करता है। Who's raise his right hand in blessing, जो आशीर्वाद देने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाते हैं। Even as he adjusts the cotton cousin under his neck and sit back in a crouching position, तभी वह अपनी गर्दन के नीचे के कपास के तकिए को ठीक करते हैं, मतलब महात्मा गांधी, और वापस एक गंभीर मुद्रा में या गंभीर स्थिति में बैठ जाते हैं। The Mahatma lifts his eyes to upper part of his bifocal glasses and look quizzingly at the visitor। महात्मा गांधी अपनी दो फोकल का मतलब क्या होता है? फोकल का आप जो है सो जाके देखिए, फोकल आप जो है ना नेट पे सर्च की जगह आपको मिल जाएगा। फोकल का मतलब जो नीचे में जो देखिएगा, चश्मा एक पूरा शीशा होता है और उसके नीचे में जो पावर जहाँ पे लगी रहती है उसको कहते हैं फोकल। तो बाई फोकल मतलब दो फोकल वाली, यानी कि महात्मा गांधी के दोनों आँख में जो है पावर की ज़रूरत थी। तो बाई फोकल ग्लास का मतलब वो होता है जिसके दोनों चश्मे में जो है पावर ग्लास लगा हो, उसको कहते हैं। तो दो फोकल वाले चश्मा के ऊपरी हिस्से को से झांकते हैं और मेहमान को अनोखे ढंग से देखते हैं महात्मा गांधी, मतलब कि चश्मे से वो ताकते हैं। द ग्लेंस कन्फ्यूज द गेस्ट फ्रॉम द स्टेयर गेज ऑफ द महात्मा। अतिथि को महात्मा की घूरती नज़र भ्रमित कर देती है, मतलब घबरा देती है। गांधी, डोंट यू फील हॉट इन द कॉर्डियर सूट, क्या आप कॉर्डियर सूट में गर्मी महसूस नहीं करते हैं? केसी आज़ाद, द ओनली सूट आई हैव, आई केम फ्रॉम लंदन येस्टरडे। मेरे पास एकमात्र सूट है, यही सूट है, और मैं कल लंदन से आया था, इसीलिए मैं यही पहन के चलाया। गांधी, इवन द इंग्लिश चेंज इन टू एल्पाको और कॉटन क्लोथ्स व्हेन दे लैंड इन मुंबई। यहाँ तक कि अंग्रेज भी अल्पाका कपड़ा का नाम था, जिस तरह अभी होता है उसी तरह उस वक्त भी कपड़ा का नाम था अल्पाका, या सूती कपड़े पहन लेते हैं जब वे मुंबई में उतरते हैं। मतलब कि जो अंग्रेज है वो भी सूती कपड़ा धारण कर लेते हैं। ठीक है। केसी आज़ाद, दे कैन ऑफर टू गो टू आर्मी और नेवी स्टोर, वे आर्मी और नेवी स्टोर जा सकते हैं। गांधी, एनी हाउ वाई डू यू वांट टू लुक लाइक अ मंकी, खैर छोड़ो, गांधी जी कहते हैं खैर छोड़ो, आप बंदर की तरह क्यों देखना चाहते हैं, मतलब इस तरह का पोशाक क्यों पहने हुए हैं। केसी आज़ाद, आफ्टर स्टडीड पॉज टू कंट्रोल हिमसेल्फ, खुद को नियंत्रित करने के लिए एक चुप्पी भरी विराम के बाद केसी आज़ाद क्या बोलते हैं? कहते हैं, महात्मा, यू ऑल्सो लुक लाइक अ मंकी व्हेन यू पुट ऑन अ फ्रॉक कोट, पिन स्ट्रिप ट्राउज़र एंड टॉप हैट इन लंदन। तो वो भी कहते हैं कि महात्मा जी, जब आप एक फ्रॉक कोट यानी कि फ्रॉक की जैसा जो कोट था, पिन धारी जो पतलून थी और शीर्ष पर टोपी डालते थे, यानी सर पे जो टोपी डालते थे, तो आप भी बंदर की तरह दिखते थे लंदन में। तो गांधी स्माइलिंग, गांधी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आई डोंट लुक लाइक अ मंकी नाउ, मैं अब बंदर की तरह नहीं देखता हूँ। वो पुराना ज़माना था जब मैं बंदर की तरह देखता हूँ, लेकिन अब तो मैं बंदर की तरह नहीं देखता हूँ। I realized when I came back home from South Africa that our foreign clothes remove us from the people। फिर गांधी जी कहते हैं कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका से घर वापस लौटा, मुझे एहसास हुआ कि हमारे जो विदेशी कपड़े हैं हमें लोगों से दूर कर देते हैं। मतलब कि देखिए, आदमी जैसा रहता है उसी तरह से मिलना चाहता है। अब हम एकदम पूरा सूट बूट या ठाट में आप जाइएगा किसी से मिलने के लिए, एक गरीब आदमी से, तो उसको शर्म लगेगा आपसे मिलते हुए, तो वो तो आपसे दूर रहेंगे, तो दूरी बना लेंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने जब वो इंग्लैंड से आए तो उन्होंने जो विदेशी जो कपड़ा उसका त्याग कर दिया और जो स्वदेशी कपड़ा है उसको धारण कर लिया। ऑल्सो यू कांट सिट क्रॉस लेग इन ट्राउज़र, इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि आप पतलून में पलथी मारकर भी नहीं बैठ सकते हैं। क्रॉस लेग मतलब पलथी मारकर बैठना। गो एंड चेंज इनटू कुर्ता पजामा, जाओ और कुर्ता पजामा बदल लो। महादेव लेंड हिम अ पेयर, फिर वो जो महादेव देसाई हैं जो सेक्रेटरी हैं महात्मा गांधी के, उनको कहते हैं कि उसे एक जोड़ा जो है पैजामा दे दो, मतलब कुर्ता पैजामा जो है दे दो। महादेव देसाई गेटअप, महादेव देसाई जो उठते हैं, ही लीड्स कृष्णा चंद्र आज़ाद टुवर्ड द रूम ऑन द राइट ऑफ द बरामदा, वह कृष्णचंद्र आज़ाद को बरामदे के दाईं ओर बने कमरे की ओर ले जाते हैं। कस्तूरबा गांधी कम आउट ऑफ द बिग रूम विद अ 3 स्मॉल अर्दन मग इन हर लेफ्ट हैंड एंड अ बिग अर्दन मग इन हर राइट हैंड।
अब जो कस्तूरबा गांधी है वो अपने बाएं हाथ में 3 छोटे मिट्टी के मग, देखिए अर्दन का मतलब क्या है, ये देखिए अर्दन का मतलब होता है मिट्टी का जो बना हुआ रहता है उसको कहते हैं। तो 3 छोटे मिट्टी के मग के साथ बड़े कमरे से बाहर आती है और उसके हाथ में एक बड़ा मिट्टी का मग है, ठीक है। She pours लस्सी into small mugs and offer it to her husband। वह एक छोटे से मग में लस्सी डालती है और अपने पति यानी कि महात्मा गांधी को देती है। Then she pours the way into 2 others mug। She cover them with small terracotta disc। Then she pour the way into 2 other mug। फिर वह मट्ठा को या जो दही है या लस्सी है उसको 2 अन्य मग में डालती है। सी कवर देम विथ स्मॉल टेराकोटा डिस्क और उसे छोटे टेराकोटा की प्याली से ढक देती है। एन असिस्टेंट एडिटर अ विजेंड ओल्ड मैन विथ थिक ग्लासेस। एक असिस्टेंट एडिटर एक झुर्रीदार बूढ़ा, विजेंट का मतलब जिसके चेहरे पे जो झुर्री निकला हो उसको कहते हैं, वो झुर्रीदार आदमी एक मोटा चश्मा वाला, थिक का मतलब क्या होता है मोटा, तो मोटा चश्मा वाला कम फ्रॉम बैक रूम पीछे के कमरे से आता है विद अ गैली ऑफ प्रूफ, और प्रूफ की जो लंबी लिस्ट के साथ वो वहाँ से आता है, मतलब जो प्रूफ में जो गलती थी उस सबको दिखाने के लिए गांधी जी के पास आता है। असिस्टेंट एडिटर, बापू योर एडिटोरियल नोट्स, बापू आपके संपादकीय नोट हैं ये। देयर आर सम मिस्टेक, कुछ गलतियां हैं। गांधी, अलर्ट, रीड देम टू मी, फिर चौकन्ना होकर मतलब कि अपने आप को चौकन्ना कर उनको कहते हैं असिस्टेंट एडिटर को कि उन्हें मेरे लिए पढ़ो, यानी कि तुम पढ़ के सुनाओ मुझे। द असिस्टेंट एडिटर रीड इन हाल्टिंग इंग्लिश, सहायक संपादक लड़खड़ाती अंग्रेजी में पढ़ता है। गांधी आस्क फॉर गैली, गांधी गैली यानी छापने की जो अक्षर है उसको बैठाने का तख्ता मांगते हैं। ही स्कैन करेक्शन, वह सुधार को बारीकी से देखते हैं। देन ही करेक्ट्स द मिस्टेक, फिर वह गलतियों को सुधारते हैं। एंड हैंड द गैली बैक, और गैली को वापस कर देते हैं, किसको, असिस्टेंट एडिटर को। तो इस तरह से द 3 वोज यानी कि 3 प्रोमिसेस, 3 वादे, इसका पहला पार्ट का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप 11th, 12th या 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत कम फीस में आपको पूरी कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाती है। साथ में आपको जो किताब इसी तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके मिल जाता है, और साथ में जो है आपको पोस्टेज चार्ज वगैरह सारी चीज़। तो 12th अगर आप करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ लगता है, जिसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट, चाहे बुक हो, ग्रामर हो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं। अगर 11th के हैं तो 11th में 400 रुपीज़ आपको किताब भी जाएगा घर पे, आपको वीडियो PDF फाइल भी मिल जाएगी, सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। और 10वीं में है अगर आप तो 150 रुपीज़ यानी कि 150 रुपये में आपको सारी कंप्लीट चीज़ मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।